गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइफीमा। ठीक है। हाइफीमा के बारे में आपने सुना ही होगा कि हाइफीमा होता क्या है। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की आंखों के आगे क्या है, खून जमा हो जाता है। ठीक है, लोगों की आईज में कभी कभी खून जमा हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है। वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं एपिस्क्लेरल इंजरी। मतलब जो आपके सफ़ेद हिस्से में अगर खून जमा हो जाता है उसको कहते हैं एपिस्क्लेरल इंजरी। ठीक है, सफ़ेद हिस्से में खून जमा हो जाएगा उसको बोलेंगे हम एपिस्क्लेरल इंजरी। और जो एपिस्क्लेरल इंजरी होती है बच्चों, वो कैसी होती है, पेनलेस होती है। ठीक है, यहाँ पर दर्द नहीं होता है, वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है। हम बात कर रहे हैं हाइफीमा की, जो आपका दिखेगा आपको, ये जो आपका कॉर्निया वाला पार्ट है ये आपको वहाँ पर दिखेगा इस तरीके से कि आपके वहाँ कॉर्निया में इस तरीके से खून जमा हो गया है। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं हाइफीमा। ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, प्लीज़ आप कभी इसे मिक्स मत कीजिए। चलिए, अब मैं वन बाय वन बताती हूँ आपको हाइफीमा होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि हाइफीमा में क्या होता है, हाइफीमा में क्या है, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है आपके आइरिस और इसके कॉर्निया के बीच में। क्लियर हो गया। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, जो आपका ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है किसके, आइरिस एंड कॉर्निया के बीच में, ये है आपका स्क्लेरा। क्लियर हो गया। ये है आपका कॉर्निया। कॉर्निया के बाद जो सेकंड लेयर होती है उसे आप कहते हैं दिस इज आइरिस, या फिर आप इसको बोलते हो कोरॉइड। ये जो पूरी की पूरी लेयर होगी दिस इज कोरॉइड। ये क्या है, आपकी कोरॉइड है। और कोरॉइड में जो फ्रंट वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं दिस इज आइरिस। क्लियर। यहाँ पर आपका प्यूपिल होता है, यहाँ पर आपका नॉर्मली सीरियली बॉडीज आपका लेंस को होल्ड करती है। अब ये जो हमारा हाइफीमा होता है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा। हाइफीमा आपका जो ये एंटीरियर चैम्बर है, यहाँ पर आपका ब्लड इकट्ठा हो जाता है या ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। क्लियर। हमारी आई में दो चैम्बर है। आँख की अगर बात करें कि आपका जो कॉर्निया से लेकर आइरिस है वो आपका एंटीरियर चैम्बर है, और जो आइरिस से लेकर आपका लेंस तक है वो पोस्टीरियर चैम्बर है। तो ब्लड कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, आपके एंटीरियर चैम्बर में, और अक्सर ये 5 से 7 दिन में रिजॉल्व हो जाता है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि ब्लड एक्यूमुलेशन इन, डेफिनेशन कहती है कि ब्लड accumulation in anterior chamber of eye, in anterior chamber of eye। ठीक है, ब्लड एक्यूमुलेशन इन एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई। अब ये आपका एंटीरियर चैम्बर कौन सा होगा, एंटीरियर चैम्बर का मीन्स है आपका आइरिस और आपका कॉर्निया, बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया, ये है आपका एंटीरियर चैम्बर। क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो आपका हाइफीमा है ये कैसा है। इट इज रिजॉल्व विद इन 5 to 7 डेज, विद इन 5 to 7 डेज। ये अपने आप ही क्या होता है, ये रिजॉल्व हो जाएगा वैसे 5 से 7 दिन में, बट अगर इंजरी ज़्यादा है तो ये रिजॉल्व नहीं होगा, आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो अगर हम इसके कॉज की बात करते हैं कि हाइफीमा अक्सर होता क्यों है, ऐसा क्या रीज़न होता है कि आपकी आंख में ये ब्लड आ जाए। इसका जो मोस्ट कॉमन रीज़न है दैट इज़ ट्रॉमा या फिर इंजरी की वजह से हो सकता है। ट्रॉमा या इंजरी की वजह से आपको हाइफीमा हो सकता है। दूसरा, अगर आपकी आई में कोई आई इन्फेक्शन हो गया है, फॉर एग्जांपल हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, हर्ब्स है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, हर्ब्स है आपको, ठीक है, हर्ब्स हर्ब्स है। और क्या हो सकता है आपको, हर्पीस वायरस। ठीक है, ये क्या है, आपका इन्फेक्शन है। नेक्स्ट, और क्या रीज़न हो सकता है आपका, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपकी आई में अपने आप ही वहाँ पर ब्लीडिंग हुई और वो क्लॉटिंग हो गई। ठीक है, वहाँ पर क्या है, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको हाइफीमा जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्लियर हो गया। अब अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे कि अगर हाइफीमा में होता है तो साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे। साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले आता है बच्चों ब्लर विजन।
ठीक है? अब आप खुद ही देख लो, जब आपके आइरिस और कॉर्निया के बीच में इतना सारा ब्लड इकट्ठा हो गया है, तो क्या ब्लर विज़न नहीं होगा? और वहाँ पर क्या विज़न लॉस नहीं हो सकता है क्या धीरे-धीरे, अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया? ठीक है, ये तो लेट स्टेज में होगा। तो जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, आपका ब्लर विज़न। और यहाँ पर क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर इंजरी की वजह से तो ऑब्वियसली पेनफुल तो होगा, और आपकी जो आई होगी वो क्या हो जाएगी, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू लाइट। अब उसको लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाएगी, वो बिल्कुल भी आँखों में देख नहीं पाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट उसकी टॉपिक की, कि जब आपने, ठीक है, हाइफीमा हो गया, उसके बाद अगर आप इसको ट्रीट करना चाहें तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो हम पेशेंट को क्या एक अच्छी सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ सेमी फॉलोअर पोजीशन। हम उस मरीज़ को बोलेंगे कि आप सेमी फॉलोअर्स पोजीशन पे लेट जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी आँखों पर आई शील्ड लगानी है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, उसकी आँखों पर आई शील्ड लगानी है, जिससे उसका आई मूवमेंट एकदम कम हो जाए। उसके बाद उसको क्या बोलना है कि आपको कम से कम अगले 5 दिन तक, क्योंकि ये 7 दिन में ठीक हो जाएगा, तो उसको बोलना है कि आपको अगले 5 से 7 दिन में अवॉइड सडन आई मूवमेंट, ठीक है? आपको क्या करना है, एकदम से अपनी आँखों का मूवमेंट नहीं करना है, सडन आई मूवमेंट आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। कब तक? अगले 3 से 5 दिन तक, तब जाके आपकी आँखें ठीक हो सकती है। नेक्स्ट क्या करना है, साथ ही साथ आपने पेशेंट को क्या बोलना है, साथ ही साथ आपने पेशेंट को दवाई खाने को देनी है, और उसको जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ अमाइनो कैप्रोइक एसिड। इस दवाई के साथ-साथ आपको पेशेंट को ये सारे प्रिकॉशन भी लेने को बोलना है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये सब चीज़ें थी हमारी किसके बारे में, हाइफीमा के बारे में। क्लियर हो गया? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आई इंजरीज़। ये जो अब टॉपिक है लास्ट के, वे बहुत ही छोटे-छोटे से टॉपिक है, तो ये एक ही दिन में हमारे क्या होंगे, क्लियर हो जाएँगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों, क्या है, दैट इज़ आई इंजरीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आई इंजरी। आई इंजरी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हमारे पास जो आई इंजरी होती है वो हमारे पास 2 तरह की होती है, फिज़िकल और केमिकल, ठीक है? आई इंजरी हमारे पास कितनी तरह की है? फिज़िकल एंड केमिकल, ठीक है? आई इंजरी हमारे पास 2 टाइप्स की है, दैट इज़ फिज़िकल एंड केमिकल। फिजिकल एंड केमिकल। चलिए, अब हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हमारी फिजिकल आई इंजरी के बारे में। फिजिकल आई इंजरी में भी हमारे पास फर्दर 2 पार्ट्स और डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है ब्लंट ट्रॉमा, और एक होता है आपका पेनिट्रेटिंग आई इंजरी। पेनिट्रेटिंग आई इंजरी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लंट ट्रॉमा की। ब्लंट ट्रॉमा में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने मुक्का मार दिया, या फिर आपकी आंख में क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने पंच मार दिया, या फिर आपको क्या है, कोई भी आपके ऑब्जेक्ट आंख में जाने वाला था, ठीक है, या फिर कोई पेंसिल चुभ गई गलती से, ऐसा हो सकता है। उसको बोलते हैं ब्लंट ट्रॉमा, जिसमें आपके क्या हो, वो चीज़ पेनिट्रेट ना करे। क्लियर हो गया? अब इसमें होता क्या है, ये जो कंडीशन होती है बच्चों, इट इज़ सेल्फ रिजॉल्विंग, ठीक है? इट इज़ सेल्फ रिजॉल्विंग। सेल्फ रिजॉल्विंग है ये, अपने आप ही ये वाला ट्रॉमा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लगेगा अपने आप ठीक होने में इस वाली इंजरी को, वो लगेंगे आपको अप्रॉक्स 10 दिन लग जाएँगे। ठीक है? अप्रॉक्स आपको 10 डेज़ लग जाएँगे, आपकी जो ब्लंट इंजरी है उसको ठीक होने में। क्लियर हो गया? तो आपको करना क्या है? आपको क्या करना है बच्चों, आपको घर पर क्या करने हैं, आइस पैक अप्लाई करना है आपकी आँखों पर शुरुआती टाइम में फॉर 20 मिनट्स के लिए। देन उसके बाद आप फॉलोड बाय क्या करोगे, उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप क्या यूज़ करोगे वहाँ पर, दिन में 3 बार आप क्या करोगे उसको, क्या करोगे देन, वार्म कंप्रेशन दोगे उसको, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे, धीरे-धीरे अब आपकी आँखों को आप क्या करोगे, वार्म कंप्रेशन आप वहाँ पर अप्लाई करोगे। क्लियर हो गया? अगर आप साइन एंड सिम्पटम की बात करेंगे कि जिन लोगों को ये ब्लंट ट्रॉमा होता है, तो उनमें क्या देखने को मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो उनको पेन ही दिखेगा, जो सब में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो उस पेशेंट को वहाँ पर पेन ही होने वाला है।
अगर ज़्यादा ज़ोर से किसी ने पंच मार दिया है तो आपकी आँखों में स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। स्वेलिंग किसकी? आपको आईलिड्स की स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है? और साथ में आपको एकाइमोसिस देखने को मिलेगा। मैं एग्ज़ैक्टली पंच की ही बात कर रही हूँ। साथ में क्या देखने को मिलेगा? एकाइमोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी पेनिट्रेटिंग इंजरी, ठीक है? पेनिट्रेटिंग इंजरी। अब पेनिट्रेटिंग इंजरी नाम से पता चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट एकदम से आपकी आँखों में पेनिट्रेट कर गया है, मतलब अब वो पूरा का पूरा अंदर चला गया है। पेनिट्रेटिंग इंजरी में होता क्या है, आपको इस कंडीशन में करना क्या है? इसमें क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, एकदम आई में अंदर क्या हो गया है, पेनिट्रेट हो चुका है, अंदर घुस चुका है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आँख है, तो यहाँ पर आपकी कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट अंदर जा चुका है कंप्लीटली और उसने इंजरी कर दी आपकी आँख पे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जिसको आप एक नोट बना के लिखने वाले हो। तो नोट लिखना है कि डू नॉट रिमूव द ऑब्जेक्ट, डू नॉट रिमूव द ऑब्जेक्ट, डू नॉट रिमूव द ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो करना क्या है, अगर रिमूव नहीं करना है ऑब्जेक्ट को तो आपको करना क्या है, आप उस ऑब्जेक्ट को बच्चा रिमूव बिल्कुल भी नहीं करोगे, पर आप वहाँ पर क्या करोगे, आप वहाँ पर अप्लाई करोगे, आपको वहाँ पर अप्लाई करना है क्या, एक प्लास्टिक कप, या फिर आपको अप्लाई करना है प्लास्टिक कप, या फिर आपको एक पेपर कप अप्लाई करना है उस पेशेंट की आँख के ऊपर। क्लियर हो गया? इसको अप्लाई करने का रीज़न क्या होता है कि जो भी आपका वो पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट आपकी आँख के अंदर जा चुका है, अब उसको हमें बचाना है कि रास्ते में जब आप सफ़र कर रहे होंगे, तो वो गलती से क्या होगा कि और ज़्यादा अंदर ना चला जाए, इसलिए आपको बाहर से कोई चीज़ ढक के रखनी है। आप गलती से भी स्टील या काँच का गिलास अप्लाई मत करना। गलती से अगर धक्का लग गया या कुछ हो गया तो वो और ज़्यादा हिल जाएगा और ज़्यादा दर्द होगी। इसलिए स्पेशली आपको प्लास्टिक का या फिर पेपर का ही कप अप्लाई करना है आँखों पर। अब आप जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचते हो तो वहाँ पर करना क्या है? सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली जाकर, जब आप यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, हॉस्पिटल जाते ही आपको करना क्या है? सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, आपका विज़ुअल एक्यूटी टेस्ट करेगा, ठीक है? क्या करेगा? विज़ुअल एक्यूटी टेस्ट करेगा। उसके बाद आप वहाँ पर क्या करोगे? नेवर डू एमआरआई और एक्स-रे, कभी भी यहाँ पर एमआरआई और एक्स-रे या सीटी अप्लाई नहीं की एक्स-रे नहीं किया जाएगा। उसका रीज़न है कि हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो, मेटल का ऑब्जेक्ट हो। अगर वो मेटल का ऑब्जेक्ट हुआ तो आपको और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेटल क्या है, रेज़ एक्स-रे वाले रूम में या एमआरआई, सीटी स्कैन वहाँ पर ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं होती है। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आपकी पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है, तो सबसे पहले जब पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा उस पर क्या किया जाएगा? तो फर्स्ट में उसके साथ किया जाता है दैट इज़ विजुअल एक्यूटी टेस्ट, उसके बाद सारी चीज़ें होगी। पहले हम ये चेक करेंगे कि उसको कितनी इंजरी हुई है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर हो गया? उसके बाद हम उसकी जितनी भी आई होगी उसको बचाने की कोशिश करेंगे, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारी केमिकल इंजरी के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हम केमिकल इंजरी के बारे में। केमिकल इंजरी में क्या होता है, नॉर्मली आप हॉस्पिटल में काम करते हो, वहाँ पर आई में आपके स्प्लैश हो गया या फिर आँखों के ऊपर कुछ आपके कोई केमिकल गिर गया तो उसे कहते हैं केमिकल इंजरी। क्लियर हो गया? केमिकल इंजरी में सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंजरी आपके घर पर हुई है, कोई केमिकल आपके घर पर आँख के ऊपर चला गया है तो क्या करना है? आपको 15 से 20 मिनट के लिए क्या करना है, आई को क्या करना है, वॉश देना है। क्लियर हो गया? 15 से 20 मिनट तक आपको आई को वॉश देना है। टिल कब तक? जब तक क्या होगा, उसका पीएच क्या हो जाए, नॉर्मल ना आ जाए। क्लियर हो गया? नॉर्मल ना आ जाए तब तक आप उसको आई वॉश देना है, पर आप कोशिश कीजिए कि 15 से 20 मिनट तक दें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। क्लियर हो गया? अगर ज़्यादा स्प्लैश है तो आप उसे हॉस्पिटल लेके जाइए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में ही हो और अगर आप एक नर्स हो या आप एक हेल्थ केयर वर्कर हो, अगर वहाँ आई स्प्लैश हुआ है तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, 1 लीटर नॉर्मल सलाइन लेना है, 1 लीटर नॉर्मल सलाइन से क्या करना है, आपको
वॉश देना है आपको या क्या करना है, इरिगेशन देना है। इसका जो टाइम रहेगा वो टाइम कितना होगा, आपका टाइम होगा दैट इज 15 to 20 मिनट। इरिगेशन का जो डिस्टेंस होगा वो कितना रखना है, वो होगा आपका 15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर आप एग्जैक्ट अगर पूछे कोई तो वो कितना होगा, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं एमएम में होगा वो, सॉरी मैं ये ठीक है। तो एग्जैक्ट क्या होगा, अगर आपको कोई सेंटीमीटर में पूछे तो होगा 25 सेंटीमीटर में, और अगर एमएम में पूछे तो वो क्या होगा 25 mm। क्लियर हो गया, ये डिस्टेंस रहेगा आपका आई इरिगेशन का। दूसरा क्या करना है, आपको वॉश कब तक देना है, आपको वॉश कब तक देना है, टिल जब तक आपका क्या हो, पीएच नॉर्मल ना आ जाए, टिल पीएच नॉर्मल ना आ जाए, कितना आपका एटलीस्ट 7 आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए, अब इरिगेशन का जो है वो प्रोसेस क्या है, तो जो इरिगेशन है वो प्रोसेस क्या रहेगा, आपको क्या देना है, फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस आपको क्या करना है, इरिगेशन कंटिन्यू रखना है। क्लियर हो गया। चलिए, साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं, अगर आपके पेशेंट में केमिकल स्प्लैश हो जाता है या केमिकल इंजरी आती है तो वहां पर क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। साइन एंड सिम्टम में ऑब्वियसली सबसे पहले तो उसको पेन ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, इरिटेशन होगी। क्लियर हो गया, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल सी चीज़ें देखने को है। बाकी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो डॉक्टर नोटिस करेंगे वो एक स्पॉटी डैमेज देखने को मिलेगा कॉर्निया में। क्लियर हो गया, स्पॉटी डैमेज सीन इन कॉर्निया, स्पॉटी डैमेज सीन इन कॉर्निया। क्लियर। और दूसरा क्या करना है आपको, सब कंजक्टिवा, उनको डॉक्टर को क्या देखने को मिलेगा, हैमरेज देखने को मिलेगा। सब कंजक्टिवा हैमरेज देखने को भी क्या हो सकता है, पेशेंट को मिल, पेशेंट की आंख में सब कंजक्टिवल हैमरेज भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या देंगे जब ये सब देखने को मिल रहा है, तो ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है पेशेंट को, आपने उसको कोई आई ऑइंटमेंट या फिर ड्रॉप्स प्रोवाइड करनी है। तो आप उसको क्या दोगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दोगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे दीजिए आप लोग उसको। और दूसरा आपको क्या करना है, उसको आपने देना है कोई भी आई ड्रॉप दे सकते हो या आई ऑइंटमेंट दे सकते हो, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा क्या देना है आपको। क्लियर हो गया, आई ड्रॉप या आई ऑइंटमेंट। तो इतना सा था हमारा आई इंजरी का टॉपिक। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा आई डोनेशन के बारे में। क्लियर हो गया। अब आई डोनेशन होता क्या है, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग आई डोनेट करते हैं, आई डोनेट करते हैं, तो ये वो करते क्या है। जो आई डोनेशन होती है उसमें क्या होता है बच्चों, जो आपका डोनेटिंग पार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉर्निया होता है। क्लियर हो गया। आई डोनेशन में आप किस पार्ट को डोनेट करते हो, वो होता है आपका कॉर्निया। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो कॉर्निया इज द ओनली पार्ट ऑफ आई विच कैन बी donated। क्लियर हो गया। cornea is a only part, cornea is a only a part which can be donated। ठीक है। तो आपकी जो आंखों का ये आपका एक स्ट्रक्चर होता है, ये आई है। तो आई में आप डोनेट किसको करोगे, आप इस वाले हिस्से को डोनेट करते हो। क्लियर हो गया, निकालते वो पूरी आंख है बट आप लेते क्या हो, सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया लेते हो। क्लियर हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि जो कॉर्निया है सिर्फ वही डोनेट हो सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो ये लेना किससे है, ठीक है। आप ये लेंगे किससे, डोनर कौन होगा, तो जो बच्चों डोनर होगा वो हमेशा कौन होगा, आपका कैडवर होगा। क्लियर। मतलब जो आपका डेड पर्सन है वही डोनर होगा। क्लियर। अब उससे ये जो लेने की टाइमिंग है वो क्या रहेगी, टाइमिंग क्या होगी, जो आपने उस कैडवर से आपने वो जो आई लेना है वो उसकी टाइमिंग क्या है। तो आपको विद इन 6 आवर के अंदर अंदर क्या करना होता है, विद इन 6 घंटे के अंदर अंदर, आवर के अंदर अंदर आपको उसको क्या करना है, आई को आपको रिमूव करना है। क्लियर हो गया। 6 आवर के अंदर अंदर आपको उस डेड पर्सन की आंख से आई को रिमूव करना है। और उसको आपको प्रिजर्व कहाँ पर करना है, ठीक है। अगर हम प्रिजर्व करने की बात करेंगे तो आपको उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे, ठीक है।
प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन आता है जिसे कहते हैं हम एम के मीडियम बोलते हैं, और एक सॉल्यूशन होता है दैट इज ऑप्टीसोल सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आएगा हमारे पास ऑप्टीसोल सॉल्यूशन, और एक आता है हमारे पास एम के मीडियम। जो ऑप्टीसोल सॉल्यूशन होता है बच्चों, उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम एटलीस्ट 10 दिन तक आई को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, 10 डेज तक। और जो हमारा एम के मीडियम होता है वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 96 आवर के लिए अपनी आई को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो उसको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, तो दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है जहाँ पर आपको आई को, डोनेटेड आई है, उसको रखना है। क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा दूर से पेशेंट हो, उसका आई किसी को लगाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने टाइम के लिए आई को प्रिजर्व करके रख सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 दिन तक उस आई को रख सकते हो, उसके बाद आप उसको नहीं रखो, नहीं इम्प्लांट करोगे। क्लियर हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज, ठीक है, 14 डेज तक आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर डोनर होंगे कौन, दे कौन सकता है ये जो आंख होती है। क्लियर हो गया। यहाँ पर डोनर कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी एज के बच्चे या बूढ़े, कोई भी एज वाला आई डोनेट कर सकता है। कोई भी ब्लड ग्रुप वाला आपका क्या है, एनी ब्लड ग्रुप क्या है, आपका डोनेशन कर सकता है। क्लियर। कोई भी ब्लड ग्रुप वाला आपका आई डोनेट कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी को कैटरेक्ट है, लेंस में ओपेसिटी है, कैटरेक्ट वाला भी क्या कर सकता है, आपका कैटरेक्ट वाला भी क्या कर सकता है, आई डोनेशन कर सकता है। क्योंकि हमको तो यहाँ पर कॉर्निया लेना है, हमको लेंस थोड़े ना लेना है, हमको लेंस थोड़े ना लेना है। कैटरेक्ट में तो लेंस खराब है, कॉर्निया तो अच्छा होगा ना, हमको तो कॉर्निया चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं कि दे कौन नहीं सकता है। क्लियर। डोनर ये सारे हो सकते हैं, बट जो कौन डोनेट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि डोनेट कौन कौन नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो कौन नहीं करेगा, एड्स वाला पेशेंट से हम कभी भी आई डोनेशन नहीं लेंगे। दूसरा, अगर उस पेशेंट को रेबीज है तब तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तीसरा, अगर उसको जॉन्डिस है, यहाँ पर भी हम उससे आई डोनेशन हम यहाँ पर उसका नहीं लेते। एट द टाइम ऑफ डेथ अगर उसको जॉन्डिस है तो हम उसका क्या करेंगे, हम उसका आई नहीं लेंगे। दूसरा, अगर उससे कभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस रहे होंगे तब भी हम नहीं लेंगे, या उसके पेशेंट की कैंसर है। क्लियर हो गया। अगर उस पेशेंट को कैंसर है, आई कैंसर है, तब भी हम नहीं लेंगे। और आई कैंसर में भी होना चाहिए, अगर उस आई कैंसर में कॉर्निया अफेक्टेड है, कॉर्निया अफेक्टेड था, तब हम उसका क्या है, नहीं लेंगे। अदरवाइज अगर आइरिस में प्रॉब्लम है या फिर उसके कोरोइड में प्रॉब्लम है तो आप इजीली ले सकते हैं, बस कॉर्निया अफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब आपने पेशेंट को सर्जरी तो कर दी, उसकी आंखों में लेंस भी लगा दिए। अब यहाँ पर फॉलोअप के लिए पेशेंट को आप कब बुलाओगे, आपने पेशेंट को नई आंख लगा दी है तो फॉलोअप कब होगा, फॉलोअप आपका कब होगा, आफ्टर 2 वीक्स ऑफ सर्जरी। ठीक है। फॉलोअप कब क्या होगा, 2 वीक आफ्टर सर्जरी के बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को फॉलोअप के लिए आपको बुलाना है। क्लियर हो गया। तो इतना सा था हमारा आई डोनेशन का टॉपिक। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम 6 घंटे में तो हम रिमूव करेंगे, ठीक है, डेथ के 6 घंटे के बाद तो हम रिमूव करेंगे, बट उसको हम ट्रांसप्लांट कर कब करते हैं। ठीक है। रिमूव तो कर दिया, पर ट्रांसप्लांट कब करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने